साल 2025 एक और ज़ॉम्बीज़ फिल्म की शुरुआत। लेकिन इस बार पर्दे पर जो दिखने वाला है वो पहले कभी नहीं देखा गया था। ये ज़ॉम्बी सिर्फ दौड़ते नहीं थे, बल्कि कुछ के दिमागों में शैतानी सोच की आग सुलग रही थी। उनके सूंघने की शक्ति मीलों तक फैली थी और किलों की दीवारें भी उनके इरादों को नहीं रोक सकती थी। क्या ये मानवता का अंत था या सिर्फ एक डरावनी शुरुआत? कहानी शुरू होती है एक आम सुबह से। एक छोटा लड़का लुक घर पर बैठकर अपना पसंदीदा कार्टून देख रहा होता है कि अचानक टीवी का सिग्नल कट जाता है और इमरजेंसी न्यूज फ्लैश होने लगती है। खबर में बताया जाता है कि दुनिया भर में एक अज्ञात वायरस फैल चुका है। संक्रमित लोग कुछ ही मिनटों या कुछ दिनों में खतरनाक ज़ॉम्बी बन रहे हैं। ये वायरस बेहद संक्रामक है और कई शहर इसकी चपेट में आ चुके हैं। लुक ये सब ध्यान से देख रहा होता है कि अचानक ऊपर की मंजिल से कुछ आवाजें आती है। वो ऊपर जाता है, लेकिन ये सिर्फ उसकी बहन एबी की शरारत होती है। इसी बीच उनके पिता का वीडियो कॉल आता है। वो एक पायलट हैं और वो ड्यूटी पर हैं। वो अपनी पत्नी को आदेश देते हैं कि वो बच्चों को लेकर जल्द से जल्द शहर छोड़ दें और अपने रिश्तेदारों के गांव में चले जाएं, क्योंकि उनके शहर में भी ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। छोटी बच्ची आबिया अपने पिता के हाथ में और अच्छा धागा देखकर मुस्कुरा देती है जो उसने खुद उनके लिए बनाया था। जल्दी से जरूरी सामान पैक करने लगती है। तभी उन्हें बाहर से चीख पुकार सुनाई देती है। हालात बिगड़ रहे हैं और अब देरी करना जानलेवा हो सकता है। पायलट की पत्नी दोनों बच्चे को लेकर बाहर निकलती हैं और कार की तरफ भागती हैं। लेकिन तभी एक संक्रमित व्यक्ति उन पर हमला कर देता है। डर के मारे आबिया कार के नीचे छिप जाती है और अपनी आंखों के सामने अपने भाई को ज़ॉम्बी के हाथों मरते हुए देखती है। कई घंटों बाद जब वो बाहर निकलने की हिम्मत जुटाती है तो देखती है कि उसकी माँ भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसकी तरफ बढ़ रही है। उसी समय कुछ गोलियां चलती हैं और एक आदमी मैक्स किसी फरिश्ते की तरह वहां आकर ज़ॉम्बी को मार देता है। वो आबिया को समझाता है कि अब इस दुनिया में सिर्फ वही जिंदा बची है और उसे लड़ना सीखना होगा। दुनिया तबाह हो चुकी है। कभी जो शहर चहल पहल से भरे रहते थे वो वीरान पड़े हैं। आबिया बड़ी हो चुकी है और मैक्स की ट्रेनिंग के बाद एक योद्धा बन गई है। आबिया हमेशा से चाहती थी कि वो किसी इंसानी बस्ती में जाकर एक सामान्य जीवन जिए, मगर मैक्स का मानना था कि सबसे सुरक्षित जगह समुद्र के बीच कोई आइलैंड होगी। रात में मैक्स की नींद एक अजीब सी आवाज से खुलती है। वो तुरंत अपनी बंदूक उठाकर बाहर निकलता है। अचानक अंधेरे में से एक ज़ॉम्बी झपट्टा मारता है, लेकिन मैक्स उसे तुरंत गोली मारकर गिरा देता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि खतरा और भी बड़ा है, क्योंकि ज़ॉम्बी कभी अकेले नहीं होते। वो दोनों तुरंत अपना सामान समेट कर आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। तभी उनके घोड़े अजीब तरह से हिनहिनाने लगते हैं। मैक्स को एहसास हो जाता है कि आसपास और भी खतरा मंडरा रहा है। दूर उन्हें एक जीप दिखाई देती है जिस पर कई ज़ॉम्बीज़ टूट पड़े हैं। मैक्स इसे अनदेखा करना चाहता है, मगर आबिया बिना सोचे समझे गोली चला देती है। मैक्स को मजबूरन लड़ाई में शामिल होना पड़ता है। वो दोनों घोड़े पर सवार होकर जीप तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें कुछ जरूरी सामान मिलता है। तभी जीप के अंदर रखा एक वॉकी टॉकी चालू हो जाता है और किसी की आवाज आती है। मरे हुए शख्स के कुछ साथी आसपास ही थे और अब वो अपनी गाड़ियों के साथ वहां आ पहुंचे थे। ये लोग पूरी तरह हथियारों से लैस थे और आबिया और मैक्स को घेर लेते हैं। वो उन्हें लुटेरों का गिरोह समझ लेते हैं, क्योंकि मैक्स ने मृत व्यक्ति के जूते पहन लिए थे। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन तभी एक प्रेग्नेंट महिला आगे आकर सभी को शांत करने की कोशिश करती है। तभी अचानक जंगल से भयंकर दहाड़ सुनाई देती है। चारों तरफ से ज़ॉम्बी एक बाढ़ की तरह उन पर टूट पड़ते हैं। अब इंसानों को आपसी लड़ाई छोड़कर इस खतरे का सामना करना होगा। समय निकला जा रहा था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, हथियार निकालो और वहीं खड़े होकर ज़ॉम्बियों का सामना करो। इन ज़ॉम्बियों में से एक महिला ज़ॉम्बी अलग थी। उसमें कुछ समझदारी बाकी थी। वो एक जगह खड़ी होकर देख रही थी कि इंसानों की टोली कैसे लड़ रही है, लेकिन धीरे धीरे लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। इसी बीच एक आदमी ज़ॉम्बी से लड़ते हुए बुरी तरह जख्मी हो गया। उसने खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थी। इसी बीच आबिया ने मेघना को सहारा देकर जीप में बैठाया। दूसरी तरफ मैक्स लड़ते लड़ते उस चालाक महिला ज़ॉम्बी का भी सफाया कर चुका था। मैक्स ने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। वो ज़ॉम्बियों की भीड़ को तोड़ते हुए आगे बढ़े, लेकिन पीछे खड़ा एक बड़ा काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी गुस्से से दहाड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मारी गई महिला ज़ॉम्बी के बहुत करीब था। उसके गुस्से से जमीन तक हिल रही थी। इधर मैक्स ने जब मेगिन और उसके पति जेम्स से पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो पता चला कि वो एक जगह जाना चाहते थे जिसे सर्वाइवल कैंप कहा जाता था। ये वही जगह थी जहाँ मैक्स खुद जाना चाहता था। लोकेशन पक्की करने के बाद मैक्स ने जीप आगे बढ़ाई, लेकिन अचानक गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई।
जेम्स गाड़ी से उतरा और बताया कि वो एक मैकेनिक था, लेकिन इस वक्त गाड़ी के लिए जरूरी पार्ट्स उपलब्ध नहीं थे, जिससे ये साफ था कि गाड़ी अब ठीक नहीं हो सकती। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, सभी को पैदल ही आगे बढ़ना था। पहाड़ी रास्तों से होते हुए वो शहर की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही घंटों में वो उस शहर में पहुँचे जहाँ आबिया का जन्म हुआ था। वहाँ की ऊंची इमारतें अब भी खड़ी थी, मगर हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। मैक्स ने एक खुली जगह चुनी जहाँ वे रात भर रुक सकते थे। जब ये तय हो गया कि आसपास कोई खतरा नहीं है, तो सभी ने आग जलाई और आराम किया। इस दौरान मेघा ने बताया कि सर्वाइवल कैंप असल में कई जहाजों को जोड़कर बनाया गया था। ये जमीन से कटा हुआ था, इसलिए यहाँ ज़ॉम्बियों का खतरा नहीं था। वहाँ पानी और खाना भी भरपूर था, इसीलिए ये जिंदा बचने वालों के लिए एक सुरक्षित जगह थी। आबिया की आंखों में चमक आ गई, मगर मैक्स को ये आइडिया पसंद नहीं आया। उसे लगा कि ज्यादा भीड़ वाली जगह ज्यादा खतरनाक होती है, इसीलिए वो बाहर जाकर निगरानी करने और सुरक्षा के लिए जाल बिछाने में जुट गया। सभी इंतजाम करने के बाद मैक्स ने अपना फैसला सुनाया। वो सिर्फ मेघा और जेम्स को कुछ दूर तक छोड़कर आएगा, लेकिन उसके बाद वो अपनी राह लेगा, क्योंकि उसका असली लक्ष्य समुद्र किनारे मौजूद बंदरगाह था। आबिया को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने मैक्स से बहस शुरू कर दी कि वो उनके साथ क्यों नहीं जाना चाहता। मैक्स का मानना था कि जहाँ लोग ज्यादा होते हैं, वहाँ धोखा और खतरा भी ज्यादा होता है, लेकिन आबिया इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं थी। गुस्से में वो अकेले ऊपर जाकर पहरेदारी करने लगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पीछे छोटी गाड़ी को काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी सूंघते हुए ढूंढ चुका था। ये ज़ॉम्बी अब मैक्स से बदला लेना चाहता था और अपनी पूरी टोली के साथ उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सुबह होते ही आबिया अपने बचपन की तस्वीरें देख रही थी कि तभी नीचे से कुछ आवाजें आई। उसने झाँक कर देखा, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे जैसे कोई उनमें चिपकर आ रहा हो। वो तेजी से नीचे जाने लगी ताकि सबको खतरे के बारे में बता सके, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी ने अचानक हमला कर दिया। संयोग से आबिया के पास भागने का मौका था, लेकिन वो जमीन पर गिर गई और संतुलन खो गई थी। उसी समय मैक्स फिर से उसकी जान बचाने के लिए कूद पड़ा और ज़ॉम्बी का सफाया कर दिया। लेकिन अब काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी और उसके साथी भी वहाँ पहुँच चुके थे। जैसे ही उन्होंने हमला किया, मैक्स के लगाए हुए विस्फोटक जाल में कई ज़ॉम्बी फंस गए और जोरदार धमाका हुआ। मैक्स को तुरंत समझ आ गया कि वो अब ज़ॉम्बी कुत्तों से घिर चुके हैं। वो इंसानों का पीछा तब तक करते हैं जब तक वो उन्हें खा न ले। तभी आबिया को याद आया कि इस शहर में एक छोटा सा हवाई अड्डा है जहाँ उसके पिता उसे बचपन में घुमाने लाया करते थे। अगर वहाँ अब भी कोई विमान पड़ा हो तो हम जल्दी से इस इलाके को छोड़ सकते हैं। मैक्स को इस विचार पर यकीन नहीं था, लेकिन आबिया की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। सभी के सामने एक छोटा सा हवाई अड्डा नजर आया, लेकिन वहाँ पहुँचते ही सबका दिल टूट गया। पूरा इलाका वीरान था, कहीं भी कोई विमान नहीं दिख रहा था। लेकिन आबिया अभी भी उम्मीद नहीं खोई थी। उसे याद आया कि उसके पिता ने यहाँ एक प्राइवेट हैंगर खरीदा था जो अब एक छोटी पहाड़ी जैसा दिख रहा था। जब उन्होंने पुराने तरीके से दरवाजा खोला तो सब हैरान रह गए। अंदर एक छोटा विमान अब भी मौजूद था। आबिया की आंखों में खुशी की चमक थी। आखिरकार वो मैक्स के सामने एक बार तो खुद को साबित कर पाई थी। लेकिन प्लेन कई सालों से बंद पड़ा था, इसलिए जेम्स जो एक मैकेनिक था वो तुरंत उसकी जाँच शुरू कर दी। उधर मैक्स और आबिया पास की एक इमारत पर जाकर निगरानी करने लगे, लेकिन वो ठीक से बैठ भी नहीं पाए थे कि उन्होंने देखा सैकड़ों ज़ॉम्बी उनकी तरफ दौड़ते आ रहे थे। मैक्स तुरंत नीचे भागा और मेघा और जेम्स को चेतावनी दी, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है, चाहे विमान ठीक हो या ना हो, हमें उड़ना ही होगा। जैसे जैसे ज़ॉम्बी करीब आते गए, आबिया ने घबराहट को दरकिनार कर अपने पिता की पुरानी सिखाई गई टिप्स आजमाई और आश्चर्यजनक रूप से उसने विमान स्टार्ट कर दिया। लेकिन मुश्किलें अभी बाकी थी। ज़ॉम्बी इतनी तेज दौड़ रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वो विमान से पहले रनवे पर पहुंच जाएंगे। मैक्स ने अपनी बंदूक से एक ज़ॉम्बी को गिराया, जबकि आबिया ने विमान को नियंत्रण में रखते हुए धीरे धीरे टेक ऑफ कर दिया। काला चेहरे वाला ज़ॉम्बी आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और कुछ अजीब सा भाव था। विमान के अंदर सभी राहत की सांस ले रहे थे। अब वो जल्द ही सुरक्षित जोन में पहुंच सकते थे। लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा। प्लेन की टेल विंग से धुआं उठने लगा और विमान अचानक नीचे गिरने लगा। सौभाग्य से विमान ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था। एक बड़े पेड़ से टकराने के कारण सभी बच गए। हालांकि विमान पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अब उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई और चारा नहीं था। कुछ घंटे पैदल चलने के बाद वो एक पुराने रेलवे स्टेशन पहुँचे। चारों ओर शांति थी, जिससे ये एक सुरक्षित ठिकाना लग रहा था। मैक्स ने योजना बनाई कि वो यहाँ एक रात बिता सकते हैं और फिर सुबह 2 रास्तों में बट जाएंगे। मैक्स और आबिया बंदरगाह की ओर, जबकि मेघा और विवेक सर्वाइवल कैंप की तरफ।
जब सभी आराम कर रहे थे, जेम्स अकेले एक पुराने रेल डिब्बे में गया। उसने अपनी पैंट ऊपर की और उसकी टांग पर एक गहरी जोम्बी के काटने की निशान दिख रही थी। असल में कुछ समय पहले ही जेम्स जोम्बी से घायल हो चुका था। उसे पता था कि वो जल्द ही एक जोम्बी में बदल जाएगा। उसने खुद को गोली मारने का फैसला किया, लेकिन फिर अपनी प्रेग्नेंट पत्नी का ख्याल आया और उसने विचार बदल दिया। सुबह होते ही मैक्स को कुछ अजीब लगा। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे जेम्स की चोट दिख गई। मैक्स तुरंत उसे मारना चाहता था, लेकिन आबिया ने सबको जल्दी निकलने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे मैक्स को ये काम टालना पड़ा। कुछ घंटों के बाद वो रास्ते में एक पुराना फार्म हाउस देखते हैं। मैक्स ने अपनी बंदूक निकाल कर आगे बढ़ना शुरू किया। तभी एक लाउड स्पीकर से आवाज आई, रुको, अंदर कोई है। आबिया ने आगे बढ़कर कहा कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जब घर के मालिक डेविड को पता चला कि उनके साथ एक प्रेग्नेंट महिला भी है, तो उसने शक छोड़ दिया और सभी को अंदर बुला लिया। ये आदमी बहुत दयालु लग रहा था। उसने उनके सभी हथियार ले लिए और उन्हें आराम से ठहरने दिया। घर में सोलर पैनल लगे थे और बारिश के पानी को फिल्टर करने की सुविधा थी। आबिया को पहली बार गर्म पानी से नहाने का मौका मिला और सभी ने एक शानदार डिनर किया। उधर मैक्स ने अपने लैपटॉप में पुरानी तस्वीरें देखी, जिनमें उसकी पत्नी की कुछ पुरानी यादें थी। उनमें से एक तस्वीर में उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। फोटो देखने के बाद मैक्स ने मेघा से बात की। उसने कहा, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। पहले मैं तुम्हें सिर्फ आधे रास्ते तक छोड़ने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हें सर्वाइवल कैंप तक पूरी तरह सुरक्षित छोड़कर आऊंगा। उसके बाद मैं और आबिया बंदरगाह की ओर निकलेंगे। डेविड ने सबको कुछ शराब दी और कहा, बहुत दिनों बाद ऐसा मौका आया है कि हम शांति से बैठकर बातें कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बातचीत आगे बढ़ी, कुछ अजीब लगने लगा। डेविड ने अपनी खतरनाक सोच को जाहिर करना शुरू कर दिया। जिस तरह इंसानों ने दूसरे जानवरों का शिकार किया, उसी तरह अब ये दुनिया जोम्बियों के लिए बनी है। वो अब इस धरती के असली शासक है। मैक्स और उसके साथी ये सब सुनकर सन्न रह गए। उधर जेम्स को अचानक बहुत कमजोरी महसूस हुई। वो बाथरूम की तरफ भागा। उसने आईने में खुद को देखा। वायरस उसके शरीर में पूरी तरह फैल चुका था। वो किसी तरह खुद को संभालता हुआ बाहर आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैक्स, आबिया और मेघा जमीन पर बेहोश पड़े थे। डेविड मुस्कुरा रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़े एक डिवाइस का बटन दबाया, जिससे जेम्स के शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया और वो भी जमीन पर गिर पड़ा। जब जेम्स को होश आया तो उसने खुद को और अपने साथियों को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। असल में एक बूढ़ा आदमी सिर्फ एक आम व्यक्ति नहीं था। वो एक साइंटिस्ट था, जिसने वर्षों तक जोम्बियों पर रिसर्च की थी। उसने एक खास मशीन बनाई थी जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से जोम्बियों के दिमाग को नियंत्रित कर सकती थी। अब मैक्स और उसके साथी उसके नए प्रयोग के शिकार बनने वाले थे। डेविड ने अपनी मशीन चालू की और उसके पीछे का पिंजरा खोला। अंदर उसकी पत्नी थी, जो अब एक पूरी जोम्बी में बदल चुकी थी। उसने एक बटन दबाया और जोम्बी सीधे मैक्स की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन तभी जेम्स ने अपनी अंदरूनी ताकत को जगाया। वायरस के असर से उसकी शक्ति बढ़ चुकी थी और उसने अपनी रस्सियां तोड़ दी। मशीन की कमांड को नजरअंदाज करते हुए उसने तुरंत मैक्स और आबिया को आजाद किया। जब डेविड ने देखा कि हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं, तो वो भाग खड़ा हुआ और कुछ ही देर में गायब हो गया। मैक्स अब और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। बाहर खड़ी एक पुरानी गाड़ी देखकर उसने सबको उसमें बैठाया और जंगल की ओर तेजी से निकल पड़ा। लेकिन डेविड इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी मशीन का इस्तेमाल कर पास के जोम्बी को उनकी तरफ भेज दिया। मैक्स ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा मिला, जिससे आगे बढ़ना असंभव हो गया। अब उनके पास सिर्फ बाइक से भागने का विकल्प था। जेम्स समझ चुका था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने अपनी पत्नी को आखिरी बार गले लगाया और बाकी साथियों को बचाने के लिए पीछे रुक गया। कुछ ही देर में वो जोम्बियों के झुंड के बीच खो गया। उसकी कुर्बानी ने उसके दोस्तों को आगे बढ़ने का समय दे दिया। मैक्स और आबिया मेघा को साथ लिए हुए तेजी से भाग रहे थे। तभी दूर एक पहरेदारी वाली चौकी दिखाई दी। आबिया ने समझ लिया कि ये वही जगह है जहाँ वे सुरक्षित रह सकते हैं। रेफ्यूज चौकी पर मौजूद सैनिकों ने जोम्बियों की हलचल देखी और तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। काले चेहरे वाले जोम्बी ने जमीन पर खड़े होकर देखा, लेकिन उसने अपने साथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया, क्योंकि उनके और मैक्स के बीच एक नदी थी जिसे पार करना उनके लिए नामुमकिन था। मैक्स, मेघा और आबिया को नाव से उस सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया। अंदर पहुंचते ही मेघा की हालत बिगड़ने लगी। उसका डिलीवरी शुरू हो गया था। सौभाग्य से वहाँ मेडिकल सुविधा
उपलब्ध थी और डॉक्टरों ने तुरंत उसकी देखभाल शुरू कर दी। सुबह होते ही मैक्स और आबिया ने देखा कि ये ठिकाना असल में एक विशाल तैरता हुआ किला था। कई जहाजों को जोड़कर एक विशाल प्लेटफार्म बनाया गया था जो जमीन से पूरी तरह अलग था। मैक्स को अब ठिकाने के लीडर जॉर्ज से मिलना था, लेकिन उसे यहाँ रहने के कुछ नियम मानने पड़ते। लेकिन मैक्स को ये सब मंजूर नहीं था। उसने ठान लिया कि वो जल्द ही यहाँ से निकल जाएगा। उसकी प्रायोरिटी थी स्वतंत्र जीवन, न कि किसी और के बनाए गए नियमों के तहत जीना। लेकिन आबिया को ये जगह पसंद आ गई थी। उसे पहली बार लगा कि वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ सामान्य जिंदगी जी सकती है। इसी बीच डॉक्टर दौड़ते हुए आए और बताया कि मेघा ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर है। शायद वो ज्यादा देर तक जिंदा ना रहे। मैक्स तेजी से अस्पताल की ओर भागा। बिस्तर पर लेटी मेघा ने कांपते हाथों से अपनी बेटी को मैक्स की ओर बढ़ाया। कृपया इसे पाल लेना, इसे अपने बच्चे की तरह प्यार देना। मैक्स की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी दिवंगत पत्नी को याद किया और सिर हिलाते हुए वादा किया, ये मेरी भी बेटी होगी। अब मैक्स के कंधों पर एक और जिम्मेदारी आ गई थी। उधर दूसरी ओर आबिया ने पहली बार इस जगह के आराम और सुरक्षा को महसूस किया। म्यूजिक बज रहा था, लोग हंस रहे थे और पहली बार वो भी पूरी तरह से निश्चिंत होकर नाच रही थी। आबिया धीरे धीरे जहाज के अंदर दाखिल हुई। उसे कुछ अजीब सी महसूस हुई, इसलिए वो और अंदर जाकर देखने लगी। अंदर का नजारा चौंकाने वाली थी। चारों तरफ तारों और विस्फोटकों का जाल बिछा था। एक वायरलेस डिवाइस भी दिखाई दी जिससे विस्फोट को ट्रिगर किया जा सकता था। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ अंदर आया और बताया कि इस जहाज के नीचे पहले से ही विस्फोटक लगाए गए थे। यदि कभी ये ठिकाना ज़ोंबियों के कब्जे में चला जाए तो लोग गुप्त सुरंग से भाग सके और जहाज को उड़ा दिया जाए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। उनका पुराना दुश्मन वो पागल डेविड साइंटिस्ट अब ज़ोंबी के साथ मिल चुका था। उसने अपनी मशीन का उपयोग करके ज़ोंबियों को जहाज पर हमला करने के लिए तैयार कर दिया। पानी के कारण अब तक सुरक्षित ये जगह अचानक खतरे में पड़ गई। कुछ ज़ोंबी तैर कर तो कुछ लकड़ी की नावों से जहाज तक पहुंचने लगे। सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते आधे लोग मारे गए। लोगों की सुरक्षा अब खत्म हो चुकी थी और उन्हें यह एहसास हो गया कि जिंदा रहने के लिए उन्हें यहाँ से भागना ही होगा। मैक्स आबिया को खोजते हुए जहाज के डेक पर पहुंच गया। उसने रास्ते में कई ज़ोंबियों को मार गिराया, लेकिन तभी एक ज़ोंबी ने उस पर हमला कर दिया और वो सीधे जहाज के निचले हिस्से में गिर गया। वहीं डेविड अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। आखिरकार उसे अपना बदला लेने का मौका मिल गया, लेकिन मैक्स ने हार नहीं मानी। उसने बिजली की तेजी से डेविड की मशीन को पकड़कर जमीन पर दे मारा। मशीन चकनाचूर हो गई। अब वो पागल डेविड ज़ोंबियों को नियंत्रित नहीं कर सकता था। कुछ ही सेकंड बाद ज़ोंबियों का झुंड उसके ऊपर टूट पड़ा और वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस जहाज के नीचे पहले से ही एक गुप्त सुरंग बनाई गई थी जिसे बहुत से बचे लोग पार कर चुके थे। अब जहाज को उड़ाने का समय आ चुका था। मैक्स विस्फोटक को सक्रिय करने ही वाला था कि उसे रोक दिया। रुको, आबिया अभी भी जहाज पर है। उधर मैक्स ने जहाज के बड़ी पंखे से ज़ोंबी को पीछे ढकेल दिया, लेकिन तभी आबिया की नजर ज़ोंबी के हाथ में बंधे ब्रेसलेट पर गई। ये वही ब्रेसलेट था जो उसने अपने पिता को तोहफे में दिया था, लेकिन ये सोचने का वक्त नहीं था। मैक्स ने उसे जबरदस्ती सुरंग के अंदर खींच लिया और एक बटन दबाते ही पूरा जहाज आग के गोले में बदल गया। मैक्स और उसके साथी सुरंग से निकलकर किनारे पर आए। तभी एक घायल आदमी उनकी तरफ आता दिखा। इस ठिकाने का लीडर जॉन था। उसका गला लहूलुहान था क्योंकि ज़ोंबियों ने उसे काट लिया था उससे पहले कि वायरस अपना असर दिखाए। ज़ोंबी अचानक मलबे से बाहर निकल आया और उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। अब मैक्स को ज़ोंबियों से अकेले लड़ना था। इसी दौरान आबिया ने जमीन पर पड़ी बंदूक उठाई और देखा कि सामने खड़ा ज़ोंबी कोई और नहीं बल्कि उसका पिता ही था, लेकिन अब वो एक राक्षस बन चुका था। मैक्स भी मुश्किल में था। आबिया को फैसला लेना था और उसने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। ज़ोंबी हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। मैक्स और बाकी बचे लोग समुद्र में दूर एक द्वीप को देखते रहे। अब उन्हें वहाँ जाकर एक नया ठिकाना बनाना था, एक ऐसा ठिकाना जहाँ इंसान दोबारा जिंदा रहने की उम्मीद कर सके। इस तरह ज़ोंबी सर्वाइवल मिशन खत्म होता है। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।